हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज से हम आईपीसी सीरीज हमने ये चालू की है। इसमें आईपीसी पूरा कवर करेंगे डायरेक्ट, और जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ केस लॉज है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे यहाँ पर हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने आईपीसी इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आपको एक अच्छा आइडिया और एक पूरा आपका डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो तो हम कवर करेंगे ही। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीसी 1860 जो ड्राफ्ट किया गया था वो लॉर्ड मैकॉले द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, और इसमें 3 अदर कमिश्नर्स भी थे साथ में। वरना हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि लॉर्ड मैकॉले का नाम पढ़ते हैं, बट 3 अदर कमिश्नर्स भी हैं जिनको आपका जानना ज़रूरी है। एक मैकलॉयड थे, एंडरसन एंड मिलेट। इनकी एक कमीशन बनी थी और फिर ये उन्होंने ड्राफ्ट किया था। फर्स्ट लॉ कमीशन थी जिन्होंने प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी। तो कई बार एमसीक्यू आ जाता है कि किस कमीशन ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया है, और ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले जो इन्होंने हेड किया था, और 3 अदर कमिश्नर्स भी थे उनके साथ। अगर इस तरीके का कभी कोई ऑप्शन आ जाए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी तो आपके काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीसी एक्ट नंबर आपका 45 है ऑफ 1860। तो ये जो आप डेट देख रहे हो 6 अक्टूबर 1860, इस टाइम पर ये जो बिल है, बिल को यहाँ पर पास किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। और ये फोर्स में कब आया? फोर्स में आया था 1 Jan 1862। 2 साल बाद ये फोर्स में आया था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहला, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द आईपीसी एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हट चुका है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। तो आईपीसी जो है एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पर। देन आता है आपका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 और 3 4 में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि सबसेक्शन 2 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में, मतलब इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। और थर्ड और फोर्थ जो सेक्शन है आपका वो बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। अगर बेसिक सा डिफरेंस देखें तो कुछ नहीं है। कोर्ट को क्या होता है, जब अगर इंडिया में कोई ऑफेंस होगा तब तो कोर्ट के पास पावर रहती है, बट क्या बाहर अगर कहीं कोई देश में कोई ऑफेंस होता है तो क्या पावर रहती है? तो ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इस बारे में बात करते हैं कि वो जुरिडिक्शन जो है वो कोर्ट को एम्पावर कर देता है, जो इंडियन कोर्ट्स होते हैं उनको एम्पावर कर देता है कि बाहर भी अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है तो उसको ये यहाँ पर इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। अब डिटेल में क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो अगर कोई पर्सन वॉयलेशन करता है यहाँ पर आईपीसी का, आईपीसी इंडियन पिनल कोड का, अगर कोई वॉयलेशन करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा ओमिशन करता है जो कि कॉन्ट्ररी है, जो प्रोविजंस यहाँ पर आईपीसी के अंदर जो लॉ बोलता है उसके विपरीत कुछ करता है, तो वो लायबल होगा और वो गिल्टी होगा विद इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एवरी पर्सन का मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पर भी एमसीक्यू बन जाता है। एवरी पर्सन का मतलब यहाँ पर सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन से है। कई बार इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि ये एवरी पर्सन का मतलब सेक्शन 2 में किससे है? तो सिटीजन्स और जो नॉन सिटीजन्स है, मतलब कोई फॉरेनर भी अगर इंडिया में आके ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो आईपीसी में लिखा है कि ये अपराध है, तो उसको भी यहाँ पर गिल्टी माना जाएगा और उसका ट्रायल यहाँ पर चलाया जाएगा। ठीक है, ये बात करता है हमारा सेक्शन 2। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो उसको ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जैसे कि कई आप बुक्स पढ़ेंगे, कमेंट्रीज पढ़ेंगे, तो उसमें कई और भी चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो कि डायरेक्ट में आपको उतना डिटेल में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई आउटसाइड इंडिया भी कोई ऑफेंस हुआ है जिसका इफेक्ट जो है डायरेक्ट आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया पर पड़ रहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है आउटसाइड इंडिया जिसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया पर, तो माना जाएगा कि वो विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया ये अपराध हुआ है और उसका ट्रायल किया जा सकेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आउटसाइड इंडिया ऑफेंस हुआ है, उसका इफेक्ट आ रहा है आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया पर, तो उसको विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो क्योंकि इसके में पर्सनल जो प्रेजेंस है वो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति है वो इंडिया में ही रह के अपराध करे। ठीक है, पर्सनल प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी नहीं है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर उसने किया है और इफेक्ट टेरिटरी पे आया है तो इसमें केस भी है सुप्रीम कोर्ट का। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है ना सेक्शन 2 का, वो क्या है? वो ये है जहां पर क्राइम कमिट हुआ है, द प्लेस वेयर द क्राइम इज कमिटेड। पर्सनल प्रेजेंस
ऑफेंडर की इममटेरियल है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, कॉर्पोरल प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर इज इममटेरियल, मतलब फिजिकल वो प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, जहां पर क्राइम कमिट हुआ है वो देखा जाएगा। तो मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 एक इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला था। तो आप इसको चाहें तो कहीं पर एग्जाम में कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ जो है ये दोनों ही बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट इंटर टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, तो आपको मालूम होना चाहिए 3 और 4 दोनों ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो लाइबल है इंडियन लॉ द्वारा, मतलब उस पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता हो, अगर किसी व्यक्ति पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है और वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि बाहर भले ही अपराध ना हो बट इंडिया में अगर ऑफेंस होता, मतलब अगर उसने बाहर अपराध किया, मतलब बाहर उसने ऐसा कुछ किया, ठीक है, जो अगर वो इंडिया में करता तो उसको ऑफेंस मानते, मतलब बाहर ऑफेंस नहीं होगा शायद, बट अगर वो जो उसने बाहर किया वो इंडिया में करता तो ऑफेंस होता और उसको लाइबल करता सेक्शन 3, मतलब उसको यहाँ पर उसका ट्रायल चलाया जा सकता, उसको यहाँ पर गिल्टी कर सकते थे। कोर्ट जो है एम्पावर करता कि वो उसको ट्राई कर सकता है। अब जो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो होते हैं जुरिडिक्शन, ये क्या करते हैं, कोर्ट को एम्पावर करते हैं। ठीक है, जो इस तरीके के लॉ होते हैं ये कोर्ट को एम्पावर करते हैं कि आप जो है ऐसे व्यक्ति को जो कहां पर बाहर है, मतलब सिटीजन्स जो आपके इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाहर फॉरेन में कहीं पर हैं, उन पर भी अप्लाई करते हो आप इंडियन लॉ। ठीक है, तो मतलब अगर उन पर इंडियन लॉ लगता है, ऐसे व्यक्ति जो इंडिया के बाहर है, अगर वो ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो कि अगर वो इंडिया में करते तो वो ऑफेंस माना जाता, तो उनका भी ट्रायल किया जा सकता है, उनको भी यहाँ पर अगर गिल्टी पाया जाता है तो पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती है सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, देन आता है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात करता है। अब बेसिकली हमने सेक्शन 3 में देखा कि 2 कंडीशन पूरी करनी है आपको, कि पर्सन ने कमिट किया हो एक्ट आउटसाइड इंडिया जिसके लिए उसको पनिश किया जा सकता हो अगर वो इंडिया में करता तो। ठीक है, दूसरा बात करता है कि वो लायबल हो सम अंडर इंडियन लॉ, मतलब कोई इंडियन लॉ बात करता हो कि आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है तो आपको यहाँ पर लाइबिलिटी आएगी, ऐसा कोई लॉ उसके ऊपर लगता हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होंगी तो सेक्शन 3 आपके ऊपर लगेगा। देन सेक्शन 4 बात करता है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब ये क्या बात करता है, इसमें यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये प्रोवाइड करता है कुछ प्रोविजंस कोर्ट के कि ये अप्लाई होंगे उन ऑफेंसेस पे जो ये लोग कमिट करते हैं। अब कौन लोग कमिट करते हैं, तो ये 1 2 3 करके यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर कोई ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो कि आईपीसी के अंदर बताया गया है तो उस पर ये कोड लागू होगा। देन सबसेक्शन 2 बात करता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब कि कोई भी शिप है जो एयरक्राफ्ट है भले ही से वो बाहर हो इंडिया के बट वो रजिस्टर्ड इंडिया होना चाहिए, और उस पर अगर कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन कोई भी उस शिप पर उस एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया पर कोई ऑफेंस करता है, कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिसको ऑफेंस बताया गया आईपीसी के अंदर, तो भी उस पर ये एक्ट जो है ये कोड जो है लागू होगा। देन आता है हमारा सबसेक्शन 3, एनी पर्सन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग द ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से भी जो इंडिया में कोई कंप्यूटर रिसोर्स है, अब कंप्यूटर रिसोर्स मतलब यहाँ पर भी हम आगे देखेंगे तो आईटी एक्ट जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उससे यहाँ पर इसका मतलब लिया गया है। ये आप देख रहे होंगे कंप्यूटर रिसोर्स, इसको डिफाइन है 2(1) के में डिफाइन है, तो वहां से हम इसका मतलब लेंगे कि क्या मतलब है। अब जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ इंक्लूड है, बाहर बैठ के अगर कोई जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं वो भी करता है, अगर बाहर बैठकर बाहर इंडिया के बाहर होकर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो उस पर भी ये कोड लागू होगा। अब इन्होंने यहाँ पर बताया ऑफेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्ट जो कमिट आउटसाइड इंडिया जो कि अगर इंडिया में किया जाता तो पनिशेबल होता, तो उसको यहाँ पर इन्होंने ऑफेंस का मतलब बताया है। ये आपका सेक्शन 4 था जो कि बात करता है इस बारे में। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है जो कि बात करता है कि ए
हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ए इंडियन सिटीजन है, कमिट करता है मर्डर इन उगांडा, उगांडा में जाके वो किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको ट्राई किया जा सकेगा एंड कन्विक्ट किया जा सकेगा एट एनी प्लेस इन इंडिया फॉर दैट मर्डर। अगर वो यहाँ इंडिया में पकड़ाया जाता है तो उसका इंडिया में ट्राई करा जा सकेगा, और अगर उसने मर्डर किया, वो दोषी पाया, तो उसको कन्विक्ट भी किया जा सकेगा, उसको पनिशमेंट भी दी जा सकेगी। आई होप आपको सेक्शन 4 क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, मतलब ये जो एक्ट है इंडियन पीनल कोड, ये कुछ लॉज को अफेक्ट नहीं करता। तो कौन कौन से एक्ट है? पनिशिंग म्यूटिनी and desertion of officer, soldier, sailor, airman in the service of government of India or the provision of special or local law। अब देखिएगा ढंग से क्या बात करता है। पनिशिंग म्यूटिनी मतलब अगर कोई विद्रोह वगैरह कर रहा है, ठीक है, रिवेल रिवोल्ट जो हम बोलते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, वो ना करते हुए और अपने सरकार से ही वो कर ले, या फिर डेजर्शन ऑफ ऑफिसर, अगर वॉर में कोई व्यक्ति है और वो जो ऑफिसर है, सेलर है, और वो भाग जाए या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे और डेजर्ट करे इस तरीके से, तो ये एक्ट उन पर लागू नहीं होगा, और ये स्पेशल और लोकल लॉ पे भी ये एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफिसर, सेलर्स, ये जो सोल्जर्स होते हैं, इन पर जो है मार्शल लॉ अप्लाई होता है, और कोई स्पेशल या लोकल लॉ जो पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात करता है, उस पर भी इंडियन पीनल कोड लागू नहीं होगा। तो आई होप आपको सेक्शन 1 से सेक्शन 5 क्लियर होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सेक्शन 6 या फिर हम आगे जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।